नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 7 अक्टूबर 2025 और हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज 7 अक्टूबर 2025। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की हैं जो हमारे एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम लेते हैं, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन सर्ज इन आसाम, राजस्थान एंड केरला। यानी कि एक रिपोर्ट निकल के आई है और उस रिपोर्ट का ये कहना है कि 2023 की रिपोर्ट है बेसिकली, है ना। उसका ये कहना है 2023 में सबसे ज्यादा जो बच्चों के साथ होने वाला जो क्राइम था वो कौन से 3 स्टेट में मैक्सिमम रहा, पीक पर रहा। तो एक है आपका आसाम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका केरला। अब देखो बच्चों से किस तरह के क्राइम हो सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है, उनको जबरदस्ती मारा पीटा जा सकता है। तो अलग अलग तरह के एक्सप्लॉयटेशंस उसमें शामिल है और इन्हीं सभी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कम उम्र में शादी कर देना, उसके लिए चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया कि भाई उसको बचाना है, ठीक है। कुछ लिमिटेशन सेट की गई, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया कि इतनी एज होनी चाहिए कंसेंट के लिए, ना, म्यूचुअल कंसेंट के लिए, है ना। जो जेंडर न्यूट्रल एक्ट लाया गया कि जो लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं उनमें से बेसिकली एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है जिसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के साथ भी अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उसको बचाने के लिए पॉक्सो लाया गया। ऐसे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर सेटअप किए गए। उस सब के बावजूद भी भारत में क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बढ़ता ही नजर आ रहा है, वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। बस यही इसमें बातें की गई है। तो क्या डाटा कहता है, कौन कौन से लॉज बने हुए हैं। अगर एग्जाम में पैसेज यूं का उठ के आता है तो डेफिनेटली आपसे ये पूछेगा कि बताओ कौन सा स्टेट कौन से नंबर पे है, कौन कौन से लॉज बने हैं, कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी सीक्वेंस को, ठीक है। देखो, इन 2023 केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट children recorded the sharpest rise in 3 states, Assam, Rajasthan and Kerala, according to the latest data from the National Crime Report Bureau। क्या कह रहा है तो सिंपल से समझने की कोशिश करना। राजस्थान में जो केसेस रहे बच्चों के खिलाफ वो 70.1% रहे। आसाम के अंदर ऑलमोस्ट 99.5% बढ़ोतरी हुई और केरला के अंदर 105.9% उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट इन आसाम एंड इट्स शेयर इन टोटल केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो कितना रहा? लगभग 51.7% रहा। अगर मैं बात करता हूं पोक्सो के केसेस की, तो सबसे ज्यादा पोक्सो के केसेस किसमें रहे? राजस्थान में रहे, जो कि सबसे ज्यादा पीक पर रहे, ठीक है। अगर बात की जाए किडनैपिंग की, बात की जाए एब्डक्शन ऑफ द चिल्ड्रन की, तो वो भी राजस्थान नंबर 1 रहा इसमें। और अगर मैं बात करता हूं केस रजिस्टर्ड अंडर द वेरियस पॉक्सो प्रोविजंस इन केरला एंड इट्स शेयर, तो केरला के अंदर लगभग 72.7% क्राइम रेट रहा, है ना। तो कैसे हम इसे बचा सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स भी हैं, इवन गाइडलाइंस भी होती हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में बैड टच, गुड टच, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं ताकि उनका किसी तरह का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। और इनको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए हम क्या लेकर आए? कुछ एक्ट भी लेकर आए। कौन कौन से? तो सिंपल सा ध्यान रखना, पहले आता है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। आई होप आप लोगों ने लीगल में ये बातें पढ़ी होंगी, है ना। आई थिंक आपका सब्जेक्ट होगा लीगल में, ठीक है। टू एंश्योर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। जो आपके जुवेनाइल बेसिकली किसे कहा जाता है? जो अंडर एज होते हैं, बेसिकली नाबालिग जिसे हम कह देते हैं, उनके लिए कानून लाया गया था, ठीक है। जुवेनाइल डिफाइंस एज अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स, वही बात है। It allows children aged 16 to 18 to be tried as adults for heinous crimes after assessment। याद रखना, इस एक्ट में एक प्रोविजन ये भी है कि अगर कोई 16 से 18 साल तक का बच्चा है, बिलो 18 वो नाबालिग है, ठीक है,
लेकिन अगर वो कुछ हीनियस क्राइम करता है तो उस केस में उसे अडल्ट ही कंसीडर किया जाएगा। ये हमने बाद में उसमें प्रोविजन किए होते हैं। एस्टेब्लिश चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज बनाई गई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाए गए। एवरी डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड्स फॉर द अडॉप्शन थ्रू सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। आपने देखा होगा कारा बनाई गई थी ना, जिसमें लोग बच्चों को अडॉप्ट वगैरह करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये 2012 में आया था, 2019 में इसको अमेंड कर दिया था। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स फ्रॉम द सेक्सुअल असॉल्ट, हरेसमेंट एंड द पोर्नोग्राफी, उसके लिए इसको लाया गया था। जेंडर न्यूट्रल है। इट प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल कोर्ट्स फॉर द स्पीडी ट्रायल, सिंपल सा याद रखना। देन आता है प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, आपको पता होना चाहिए मैरिज एज क्या है, तो फॉर फीमेल 18 ईयर्स, फॉर मेल ये 21 ईयर्स आज के दिन भारत में ये रूल बना हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोहिबिट करता है कि किसी की अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो उसे बचाने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। आप जानते हो 14 ईयर्स से बिलो के किसी भी बच्चे से आप किसी हजार्डियस कंडीशंस में किसी तरह का कोई काम नहीं करवा सकते हैं। इवन ये आपके फंडामेंटल राइट में भी प्रोटेक्टेड है। कौन सा आर्टिकल है उसका? 24। किसको बैन करता है? चाइल्ड लेबर को बैन करता है। ठीक है, और किसी भी तरह के सेक्सुअल या फिजिकल या मेंटल हरेसमेंट की अगर बात की जाए तो वो आपके आर्टिकल 23 में भी आता है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब भी बैन है। ठीक है, टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड रेगुलेट एडोलसेंट वर्क। ठीक है, एक और आता है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें बच्चों को फ्री और कंपल्सरी पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग किसको इंक्लूड करते हो? 0 to 14 ईयर तक के बच्चों को। बट 0 to 6 ईयर तक के बच्चे को पढ़ाना इतना जरूरी है नहीं, तो हमने इसे डीपीएसपी के पार्ट में डाल दिया कि स्टेट की मर्जी है, करे तो करे, ना करे तो ना करे, बिकॉज आप जानते हो डीपीएसपी में लिखी बातें फोर्सेबल नहीं होती हैं। ठीक है, फिर हमने 6 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन को क्या बना दिया? आर्टिकल 21 का ए आपका फंडामेंटल राइट बना दिया बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, 6 to 14 ईयर तक के बच्चे को पढ़ाना क्या है? उसका फंडामेंटल राइट है। इसी को हमने आर्टिकल 51 के ए में भी डाल दिया था, जो हमने क्या बना दिया था? उसकी फंडामेंटल ड्यूटी बना दी थी कि भाई उसे पढ़ाना जरूरी है, उसकी ड्यूटी बना दी जाती है। ठीक है, और किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चे को स्कूल तक लेकर जाए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हमने अमेंड किया 2008 में, और इसमें हमने चाइल्ड यानी कि बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए एक सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 67 का बी। punishes publishing or transmitting child sexual abuse material online, covers cyberbullying, online grooming and child pornography। याद रखना ये इतना ज्यादा बढ़ गया है साइबर बुलिंग का, आपने देखा होगा। आप आई होप आप अक्षय कुमार को जानते होंगे, आजकल वो न्यूज में बने हुए हैं। ठीक है, और आपको पता हो ना आसपास क्या चल रहा है, वो जरूरी भी है ना। तो वो एक जगह बोल रहे हैं कि उनकी बच्ची है बेसिकली, है ना, आई थिंक 12-13 साल की बच्ची है उनकी, वो ऑनलाइन गेम खेल रही थी। ऑलमोस्ट हर घर में बच्चे गेम खेलते हैं, और आप जानते हो आजकल फ्री फायर और बहुत सारे गेम चलते हैं ना, जो भी है, और उसमें बच्चे खेलते रहते हैं अननोन लोगों के साथ। तो उस बच्ची को कोई सामने से मैसेज करके पूछता है कि तुम कौन हो, लड़का हो कि लड़की, तो बोलती है मैं लड़की हूँ। तो बेसिकली उससे बोलता है वो कि ठीक है मुझे अपनी न्यूड फोटो भेजो। ये बात वो अपनी मम्मी को बताती है, फिर वो अक्षय कुमार को पता चलती है, फिर वो किसी एक पॉडकास्ट में रिवील करते हैं। देन वो महाराष्ट्र सरकार से अपील भी करते हैं कि ऐसी चीजों के लिए बच्चों को, जो 8 से 12-13 साल तक के बच्चे हैं, जो मोबाइल वगैरह चलाते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, जो अभी इंटरेक्ट हो रहे हैं इन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, तो उन बच्चों को साइबर क्राइम की इंफॉर्मेशन दी जाए, उन्हें बताया जाए कैसे वो तुम्हारा फ्रॉड कर सकते हैं, कैसे तुम उससे बच सकते हो। तो इन सब चीजों से बचाना भी बच्चों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए ये कुछ प्रोविजंस भी बने हुए हैं। किसी भी तरह का क्राइम, चाइल्ड क्राइम, ठीक है, वो हमें प्रोहिबिट करना है, दैट्स इट। ठीक है, गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन वात्सल्य, हमने 2022 में मिशन वात्सल्य लॉन्च किया था। ठीक है, जिसमें जो ट्रैफिक पर जो बच्चे बैठे रहते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, ऑर्फन जो बच्चे होते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बेसिकली इन बच्चों को बहुत ज्यादा किडनैप किया जाता है ना, जो भी है ना, तो उनसे बच्चों प्रोटेक्ट करने के लिए वात्सल्य लाया गया था कि उन बच्चों को रिहेबिलिटेशन किया जाए, उन लोगों को खाना पीना दिया जाए, अनाथ आश्रम में रख दिया जाए, जो ऐसे ही सड़कों पे आपने देखा होगा रेड लाइट एरिया, सॉरी आपकी जो रेड बत्ती वगैरह है उन पर घूमते रहते हैं। ठीक है,
National Child Helpline 1098 revamped as an integrated distress helpline under the MWCD। और बच्चों की हेल्पलाइन क्या है? 1098। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। बंगाल फ्लड टोल राइजेस टू 28, CM टर्म्स इट एज ए मैन मेड डिजास्टर। देखो क्या होता है, एक होता है नेचुरल डिजास्टर कि भाई बादल फट गया अचानक से। क्या होता है बादल फटना? क्लाउड बर्स्ट। क्या होता है? अगर 1 घंटे के अंदर 100 mm से ज्यादा बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट होना कह देते हैं, यही होता है। जैसे धराली में, लेकिन धराली में ये नहीं हुआ था, वहां पर तो GLOF हो गया था, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गया था, तो वहां पे ग्लेशियल पिघल गई, ठीक है, पानी इकट्ठा हुआ, एकदम से आ गया और गांव बह गया। ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ठीक है, पता नहीं था हो गया। एक होता मैन मेड डिजास्टर, यानी कि डैम है, जैसे याद करो 2018 में केरला में फ्लड आई थी, इतनी भयंकर फ्लड थी, पिछले 100 ईयर में भारत में ऐसी फ्लड नहीं आई है। अब सोचो वो क्यों आई थी? क्योंकि इडुक्की डैम कमजोर था, मुल्ला पेरियार डैम कमजोर था, खोलने पड़े, टूट गए, पानी आ गया और भयंकर तरीके से बाढ़ आ गई। पंजाब में क्यों आई बाढ़? डैम, ठीक है, अचानक से खोलने पड़े, थीन डैम, पोंग डैम, आपने पढ़ा है पिछले महीने की न्यूज के अंदर, और वहां पर पूरी तरीके से बाढ़ आ गई। तो यहां पर भी इसे कहा गया कि ये भी क्या है, बेसिकली एक मैन मेड डिजास्टर है। तो सिंपल सा याद रखना, मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि ये जो सीजन था अपना मानसून का बारिश वाला, इसमें बहुत सारे स्टेट में फ्लड आई, किसी में डैम टूटे, किसी में पुल गिर गया, बसें गिर के, है ना, लोगों की डेथ हो गई, गाड़ियां गिर रही, उसके अंदर ये सारी की सारी न्यूज एक थीम में याद कर लेना कि डैम्स क्या होते हैं, रिवर्स कौन कौन सी मेजर है, कौन कौन सी मेन न्यूज में रही है 3-4 महीनों के अंदर। सिमिलर यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एक और स्टेट किसकी चपेट में आ गया? फ्लड की चपेट में आ गया। हालांकि हमने काफी बार पढ़ा है कि कोसी इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, कोसी हर बार बिहार में बाढ़ लाती है, ठीक है। सिमिलरली याद रखना महानदी इज द सोरो ऑफ ओडिशा, वहां बाढ़ लाती है मैक्सिमम। ऐसे ही याद रखना दामोदर जो रिवर है, दामोदर इज नोन एज द सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। जो दामोदर रिवर है जिसको सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है उसके लिए। अब आप कहोगे कि सर इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दामोदर में प्रॉब्लम ये है, दामोदर झारखंड और वेस्ट बंगाल में जाती है और जाके हुगली में मिल जाती है, और हुगली जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में। अब सोचो ये जो दामोदर है ना, ये बीच में 7-8 जगह बार मोड़ खाती है, मुड़ती है, तो आप डैम कहां बनाओगे? बड़ा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं कहां से पानी निकल जाए। तो याद रखना इस रिवर के ऊपर हमने DVC बना रखा है, जिसको हम कहते हैं द दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो 1948 में बना था, जिसको हमने USA के अंदर टेनेशे वैली अथॉरिटी को कॉपी पेस्ट करके बनाया था। वहां पर भी ऐसे ही डैम बनाए गए थे। तो हमने किया क्या था, इसमें टोटल 7 मेजर डैम्स बनाए, है ना, 3-4 झारखंड में है, कुछ वेस्ट बंगाल में है, और ये क्या करते हैं, उसके पानी के फ्लो को कम करते हैं ताकि उससे क्या ना सके, बाढ़ ना सके। फिर भी वहां पर बाढ़ आ गई तो वेस्ट बंगाल के CM का कहना है इट इज ए मैन मेड डिजास्टर, जानबूझकर पानी छोड़ा गया। अब जो भी हुआ हो, ठीक है, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन हाँ वहां पर बाढ़ आ चुकी है। तो जस्ट बेसिक सी बातें याद रखना, ठीक है। सिंपल सा क्या होता है मैन मेड डिजास्टर, ठीक है, क्या होती है रिवर्स, क्या होते हैं रेजरवायर, क्या होते हैं डैम्स, कौन कौन से आपके। अच्छा एक बात और याद रखना, डैम 2 तरह के होते हैं, ठीक है, सॉरी लेक्स 2 तरह की होती हैं। एक होती है नेचुरल लेक जैसे डल, वूलर, चिलिका, एक होती है आर्टिफिशियल लेक। तो डैम्स आर आर्टिफिशियल लेक, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट एक अच्छी न्यूज है, मेडिसिन नोबल फॉर द साइंटिस्ट हु डिमिस्टिफाइड द इम्यून सिस्टम। देखो नोबेल प्राइज देने शुरू हो गए हैं, अभी हर फील्ड में दिए जाएंगे, ऑलमोस्ट 5 से 6 फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको पीस में दिया जाएगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप डिमांड कर रहे हैं बार बार मुझे दे दो, सिमिलरली, है ना, तो ऐसे दिए जाते हैं। जैसे भारत में पहला किसको मिला था, तो आपने पढ़ा होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से ईयर में मिला था? 1913 में भारत की तरफ से पहला मिला था, एशिया का भी पहला था, ध्यान रखना। और किस फील्ड में मिला था इनको? तो इनको मिला था लिटरेचर में, ठीक है। और कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी? गीतांजलि, गीतांजलि बुक के लिए इनको मिला था। और जो पैसा मिला था उस पैसे से घूमने नहीं गए, उस पैसे से इन्होंने कॉलेज बनाई, विश्व भारती कॉलेज 1921 बंगाल। फिर आजादी के बाद हमने उस विश्व भारती कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया, जो आज एज ए यूनिवर्सिटी चल रही है, ठीक है।
अब बात आती है भारत के किन किन को मिला है, बहुत से लोगों को मिला है। जब ये पूरा बन जाएगा, जब सभी को मिल जाएगा, उस समय हम एक MIT डाल देंगे जिसमें सारे नाम लिख देंगे। जैसे कुछ टाइम पहले अभी मैं बच्चों की बात कर रहा था ना, उसके लिए चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम किया था किसने, कैलाश सत्यार्थी ने। तो उनको, कैलाश सत्यार्थी को याद रखना क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, किसके लिए काम किया था उन्होंने, तो उन्होंने काम किया था चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, वो जब लास्ट में पूरा होगा तो मैं एक साथ समझा दूंगा। अभी बस ये समझ लो ये क्या है न्यूज में, ठीक है, ताकि धीरे धीरे डाटा आप याद करते रहें। ठीक है, तो बेसिकली 3 लोगों को मिला है, मैरी ब्रूनॉक, फ्रेड रामसडेल, सिमोन आपका साकागुची। इन 3 लोगों को मिला है। किस बात के लिए मिला है तो मैं बिल्कुल शॉर्ट सी भाषा में समझा देता हूं। आप सभी ने सुना होगा कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है, कि अगर कोई मान लो फॉरेन मटेरियल मेरे शरीर में एंटर करता है तो मेरे शरीर का इम्यून सिस्टम उसे क्या करेगा, किल करेगा, मारेगा और मेरे शरीर को प्रोटेक्ट रखेगा। दैट इज द इम्यूनिटी। ठीक है, और इम्यून सिस्टम का ये काम है ना। जैसे कोरोना आया था तो हमें वैक्सीन दी गई थी ना, वो इसलिए दी गई थी हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेंड हो जाए और उस डेड कोरोना को मारे, सीखे मारना, और कभी अगर रियल कोरोना आ जाए तो उसे मारना जानता और उसे लड़ ले और अपने आप को बचा ले। तो जस्ट क्या चलती रहती है, एक लड़ाई चलती रहती है। जो फॉरेन मटेरियल्स, जो वायरस, बैक्टीरिया, जो भी, उनसे लड़ता है हमारा शरीर। कई बार आपने सुना होगा इम्यूनिटी का काम है बीमारियों से बचाना, ठीक है, इनसे बचाना। कई बार आपने सुना होगा कि होता क्या है कि इंसान का इम्यून सिस्टम खुद के ही हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देता है। समझ रहे हो कि उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम अपनी हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देता है। और ये बहुत रेयर बीमारियां होती हैं, हर किसी को नहीं पाई जाती हैं। तो इन तीनों ने इसी बात पर रिसर्च की कि यार ऐसा होता क्यों है, कि कुछ कुछ लोगों के अंदर ही ऐसा क्यों होता है कि उनका ऑटो इम्यून, उनको डिजीज होती हैं। तो इन्होंने अब फाइंड आउट किया, इसी बात के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, ध्यान रखना, मेडिसिन में। ठीक है, अब इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, उस इम्यून सिस्टम के चारों तरफ एक और पेरिफेरल सिस्टम होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारे हेल्दी सेल्स को खाए जाने से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि ये इम्यून सिस्टम है, अगर कोई फॉरेन मटेरियल आया तो ये सेल भेज के उसे खाएगा, उसे बर्बाद करेगा, मारेगा, ताकि मैं हेल्दी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, ठीक है, मैं जिंदा रहूं। लेकिन वही इम्यून सिस्टम कहीं हेल्दी सेल को ना खा ले, उसके लिए उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, दैट इज पेरिफेरल इम्यून सिस्टम, दैट इज प्रोटेक्टिंग योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, ताकि वो किसे ना मार सके, किसे ना खा सके, आपके हेल्दी सेल्स को। बस ये थ्योरी इन्होंने दी है जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, और उसके बारे में कुछ फैक्ट भी याद रखना। एन इंपॉर्टेंट चंक ऑफ दिस एडवांस इज ओड टू द वर्क ऑफ मैरी बर्नॉक, फ्रेड रामसडेल एंड सिमोन साकागुची, हु एस्टैब्लिश, नाम देख लेना एक बार, है ना, प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है, हु एस्टैब्लिश द रोल ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स एंड द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर FOXF3। तो क्या नाम दिया उस फैक्टर को जो हमें बचाता है, FOXP3, जस्ट याद रखना, वन लाइनर में आ सकता है। ठीक है, इन द 1990s immunologists had already defined the deletion of the self-reactive T cells during the maturation, yet this process could not account for the persistence of autoreactive T cells in the healthy इंडिविजुअल्स। और ये सब बातें यहीं से ली हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपको एनालिसिस यही है ना। ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल सेल, बी सेल्स, आई सेल्स, न्यूट्रोफिलस, ठीक है, ये नाम तो कोई डॉक्टर ही बोल पाएगा ढंग से, है ना, दैट हैव ए रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन बॉडीज दैट मे ब्रिंग विद इट डिजीज। ठीक है, तो वही सब बातें लिखी हैं कि कैसे उसको प्रिवेंट करता है, तो उस सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया और इनको मिल गया नोबेल प्राइज। बस इतना ध्यान रख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 2001 में इसकी डिस्कवरी की थी, फिर धीरे 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 इन्होंने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, और उसके बाद इनको दे दिया नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ठीक है, तो ये तीनों के नाम है, जस्ट याद कर लेना। ठीक है, FOXP3 याद रखना, जो कि इससे लिंक कर रहा है, FOXP3 जीन कहा गया उसे। ठीक है, देखो हर जगह FOXP3 लिखा है, तो मे भी एग्जाम में दिखे तो सरप्राइज नहीं होना, टिक मार देना, हाँ भाई इसी चीज के लिए मिला है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली।
किसने बनाया था नोबेल प्राइज को? एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने बनाया था, ठीक है, जो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, और उन्होंने डायनामाइट बनाया था जिसके अंदर जिसका यूज तो बॉम्ब ब्लास्ट इसमें करते हो। सबसे पहली बार 1901 में दिया था। इसका पर्पस था टू ऑनर दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ह्यूमन काइंड, है ना, जो लोग दुनिया में ह्यूमन काइंड के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं ना, अलग अलग फील्ड में, उन्हें दे देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा फील्ड? तो फील्ड पहले इन्होंने 5 डिसाइड किए थे। कौन कौन सा? फिजिक्स, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, सीवी रमन, है ना, जिनके नाम पर आप 28 ऑफ द फरवरी को क्या बनाते हो? साइंस डे बनाते हो, नेशनल साइंस डे। सीवी रमन, उनको फिजिक्स में भारत की तरफ से पहला नोबेल प्राइज मिला था। आई होप आपको याद होंगी बातें, है ना। केमिस्ट्री, ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, याद रखना मेडिसिन को फिजियोलॉजी कहते हैं, कभी अगर दिखे तो घबराना नहीं है, ठीक है। लिटरेचर लिखना, ठीक है, साहित्य, ये जो भी होते हैं, जैसे हमारे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। पीस, शांति, जिसके डोनाल्ड ट्रंप मांगता रहता है, ठीक है, आपको याद हो गए होंगे, तो जस्ट 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और लास्ट जो इसमें इकोनॉमिक्स, ये बाद में ऐड हुआ था। ये आपके जो एल्फ्रेड नोबेल है उनकी चॉइस नहीं थी, इसको बाद में कब पूरा किया गया था? तो बाय द स्वेरिजेस रिक्सबैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने इसको ऐड किया था 1968 में, ठीक है। तो ये बाद में ऐड ऑन किया, तो कई बार याद आता है बाद में इकोनॉमिक और साइंस वाला ऐड होता है, ठीक है, सिंपल से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। अभी ये जब धीरे धीरे मिलेंगे हम दोबारा इसे पढ़ लेंगे, डोंट वरी। रिफॉर्मिंग पैसिव यूथेनेशिया इन इंडिया, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो होता क्या है, मैं समझा देता हूं कि उसको रिफॉर्म करने की बातें हो रही हैं। तो देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है यूथेनेशिया, ठीक है, और 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। देखो होता क्या है, मान लो किसी को बहुत क्रिटिकल इलनेस है, बहुत सारे लोग ब्रेन डेड होते हैं, ठीक है, कोमा में होते हैं, जिनके जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है और 15-20 साल से वो कोमा में है, और उन्हें मार दिया जाए तो अच्छा है, घर वाले भी ठीक रहेंगे, उसको भी मोक्ष मिल जाएगा, जो भी है ना। तो पहले भारत में आप जानते हो किसी को मारना तो अलाउड है नहीं। जैसे आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, जीने का अधिकार है, तुम्हें मरने का अधिकार नहीं है। तो आप इसका वोलेशन नहीं कर सकते हो। हमने संथारा पढ़ा है कई बार, लेकिन वो रिलीजियस में आ जाता है तो कर लेते हैं जैन लोग, वो अलाउड है। मैंने कहा कि आर्टिकल 21 ये हमें राइट देता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। अब सोचो कोई क्रिटिकली इल है, बहुत बीमार है, और घर वाले चाहते हैं ये मर जाए, ठीक है, ये परेशान हो रहा है, ये ब्रेन डेड है, जो भी है, तो आप उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि किसी को मारना कानूनन अपराध है। जीने का अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें, संविधान, मरने का अधिकार नहीं देता है। तो हुआ क्या, एक केस आपने सुना होगा, ठीक है, वो इसी से रिलेट कर रहा है, आपका अरुणा शानबाग, ठीक है। अरुणा शानबाग कौन थी? तो एक नर्स थी, और मुंबई में एक हॉस्पिटल था किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, और इस किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में वो नर्स का काम करती थी। एक बार क्या होता है, उनका रेप होता है, और जब रेप होता है तो वो उनके सर में यहाँ चोट लग जाती है और वो कोमा में चली जाती हैं। और 1973 की बातें हैं ये, है ना, और ऑलमोस्ट वो 40 साल के आसपास, 35-40 साल तक कोमा में रहती हैं। तो उनके घर वाले कहते हैं कि इनको मार दिया जाए तो अच्छा है। अब कैसे मार दिया जाए, बात सुप्रीम कोर्ट गई। 2011 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम उन्हें मार सकते हैं, अलाउ किया गया, लेकिन कैसे? तो उन्होंने कहा हम उन्हें पैसिव यूथेनेशिया देकर मार सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में, बहुत से बच्चे जो नहीं जानते होंगे उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर होता क्या है ये? देखो सिंपल, कोई ब्रेन डेड है, आप चाहते हो मर जाए, या कोई कोमा में है, तो आप क्या करोगे? कुछ फॉरेन मटेरियल उसकी बॉडी में इंजेक्ट करोगे, चाहे उसे जहर का इंजेक्शन दे दो, चाहे कोई गैस वगैरह दे दो, कुछ भी दे दो। आपने फॉरेन बाहर से कुछ इंजेक्ट किया, देन वो मर गया, स्वर्गवास हो गया, ठीक है, डेथ हो गई उनकी। अब सोचो पैसिव यूथेनेशिया ये होता है कि कोई लाइफ सपोर्ट पे था, वेंटिलेटर पे था, वो ऑक्सीजन पे चल रहा था, और तुमने उसका वेंटिलेटर हटा दिया, ऑक्सीजन हटा दिया, उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया और उसकी डेथ हो गई। दैट इज पैसिव यूथेनेशिया। तुम कुछ मत करो, तुम उसका सपोर्ट छीन लो, बस वो खुद ही डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है, उसे हम पैसिव कहते हैं। तो इन इंडिया एट प्रेजेंट पैसिव यूथेनेशिया इज अलाउड, एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड। लेकिन ये कंसर्न कहां से निकल के आ रहा है, क्यों छप रहा है ये आपका जो पैसेज है? इसके छपने का सबसे बड़ा रीजन है, पहली लाइन लिखी है यूके। हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था
यूके ने एक बिल पास किया है, अभी कानून साइन हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कि अगर कोई अडल्ट है, ठीक है, और अगर वो मेंटली इल है तो उसे मारा जा सकता है। और उसे एक्टिव पैसिव कैसे मार दो बस आप उसे। तो राइट टू जो डेथ था वो उन्होंने आपका राइट बना दिया बेसिकली। तो क्या भारत में ऐसा होना चाहिए कि बस इस बात की डिबेट हो रही है? समझ गए? बस इतना सा क्वेश्चन है। तो एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। भारत में कौन सा अलाउड है? सिर्फ पैसिव अलाउ है, भारत में एक्टिव अलाउ नहीं है। Passive euthanasia permits the withdrawal of the life-sustaining treatment when it merely prolongs suffering. It is not an act of killing but an allowance for death to take its natural course. Even याद रखना, आपके यहाँ पर एक केस हुआ था, ठीक है, इन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू डाई विद डिग्निटी, याद रखना, हमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी है, हमें राइट टू डाई विद डिग्निटी भी मिलता है ना, सम्मान से जीना और मान सम्मान से मरना हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें एड ऑन कर दिया गया। द जजमेंट अलाउड पैसिव यूथेनेशिया एंड रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ लिविंग विल्स, एडवांस डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। उसी के ऊपर है कि भाई भारत में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चलो तुम लीगल पढ़ते हो है ना, क्लेट वाले बच्चे हो, तो डेफिनेटली बताना क्या अलाउ होना चाहिए, एक्टिव यूथेनेशिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ensure compliance firms that make poor quality drugs must face consequences। देखो भारत की एक बड़ी ही अजीब विडंबना है ना, जब से ये मैटर आया है कि कुछ 10-15 बच्चों की डेथ हो गई ना, जो धीरे धीरे राइज कर रहा है, उन बच्चों की गलती क्या थी? उन बच्चों ने बस एक कप सिरप पी लिया था, वो बीमार हो रखे थे। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए, मान लो मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, चाहे मैं झोला छापी डॉक्टर हूँ, चाहे मैं बड़ा MBBS हूँ, जो भी हूँ, मेरे को पता है खांसी है बच्चे को, मैंने लिख दिया भाई ये दवाई ले लेना, कॉमन है, हो गया, दवाई ली, उसकी डेथ हो गई। तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे पकड़ा जा रहा है, भाई इस डॉक्टर ने दवाई लिख के दी थी, डॉक्टर को उठा के जेल में डाल दो। मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए किसी के ऊपर भी इल्जाम डाल दे, यही हो रहा है। इवन एक मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि वो जो बच्चे थे ना, वो बच्चे बोले कि कब सिर्फ से नहीं मरे हैं। उन बच्चों ने पता है क्या, उनको पहले से बीमारी थी, किसी को सांस की बीमारी थी, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम थी, वो उनसे मरे हैं। अब एक बात बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। फिर आप कहते हो कि मैं क्यों क्रिटिसाइज करता हूँ काफी बार, है ना, डेफिनेटली अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना उनको। इवन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। अब धीरे धीरे हमारी सरकार की आंखें जागी, हमारी सरकार की आत्मा जागी, और उन्होंने कहा कि सबके लाइसेंस चेक करो, जिस फर्म ने इसे बनाया था उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो, ये सब बातें निकल के आई। बट इवन अभी भी ये बातें याद रखना तुम्हारे फेवर में नहीं है। इन बातों का फेवर क्या है वो यहाँ छुपा हुआ है। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। देखो, कब सिर्फ का इशू था, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, हम जब विकसित भारत बनना चाहते हैं तो विकसित भारत का 2047 का क्या है, हमारा टारगेट ईयर है। तो उसके लिए हमें अपने आप को एक्सपोर्ट हब बनाना पड़ेगा ना, कि मैं हर चीज यहां से बना के दुनिया में बेचूं, दुनिया का पैसा यहाँ आए, तभी तो मैं डेवलप हो पाऊंगा। यही तो स्कीम है। तो मुझे अगर एक्सपोर्ट हब बनना है तो मुझे अच्छा प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। मैं ऐसे थोड़ी कुछ भी प्रोडक्ट करके बेच दूंगा और वहां पर फिर नुकसान हो रहा है, मेरे तो नाम बदनाम हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। जैसे कुछ टाइम पहले हुआ था। चलो थोड़ा सा आगे चलो, जरा पिछली भूली बातें याद कर लेते हैं। आपका कहाँ गया, एक और आगे होगा। 2022-23 WHO issued alerts about the Indian made कप सिरप। आपके 3 देश थे, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून। यहाँ पर लगभग 50 से 60 बच्चों की डेथ हो गई थी कप सिरप के पीने से, और वो कप सिरप भारत में बने हुए थे। समझ में आ रही है? तो सोचो, हमारी इमेज भी तो खराब हो रही है। तो सरकार अब अपनी उस एक्सपोर्ट हब को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगी। अच्छा है, करना भी चाहिए। समझ गए? समझ में आ रही है? हमारे लिए अच्छा है। तो सिंपल सा याद रखना, 2-4 बातें हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द रिवाइज्ड शेड्यूल नॉर्म्स अंडर द ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये इस बात को इंश्योर करता है कि सारा जो प्रोडक्ट बना है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेफ्टी, कंसर्न, सबको आपका यही देखता है कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू रेगुलेट द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी अक्रॉस द इंडिया। सिंपल सा ध्यान रखना। कंपनी का नाम क्या था, काफी न्यूज में है, कोल्ड्रिफ। ठीक है, कोल्ड्रिफ वो है जो इसको बना रही थी। रीजन क्या था, आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा कल।
DEG, व्हाट इज DEG? डाईइथाइल ग्लाइकोल। व्हाट इज डाईइथाइल ग्लाइकोल? तो बेसिकली ये एक ग्रीस टाइप का मटेरियल होता है जो बेसिकली मोस्टली आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। बट ये दवाई में क्यों मिलाते हैं? दवाई में बहुत हल्का मिलाना होता है ना। क्यों मिलाते हैं? ताकि उसके अंदर थोड़ा सा होता है ना, ग्रीस टाइप का बन जाए और थोड़ा सा स्वीट हो जाए, मीठा हो जाए वो दवाई, बस उस पर्पज से उसको उसमें मिलाया जाता है। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, जब आप उसको उसमें मिलाते हो तो डेफिनेटली ये कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में मिला दिया गया होगा, और जब ऐसा किया होगा तो क्या हुआ होगा, अचानक से लोगों के किडनी फेल और ये सब होने लगे होंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ए फ्रेमवर्क ऑफ प्रूवन गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। व्हाट इज नीडेड इज सीरियसनेस इन हैंडलिंग एवरी सच रिपोर्टेड वायलेशन along with the regular surprise inspections of drug batches with appropriate action taken for every violation. Hawk like monitoring is necessary and action when violations are detected। ठीक है भाई साहब, क्या क्या करना चाहिए? ठीक है, हमारे भारत में ऐसा ही होता है ना। पहले से कोई ध्यान नहीं दे रहा था, धड़ल्ले से पैसे कमा रहे थे। पहले डैम पे कोई ध्यान नहीं देता था, अचानक से जब केरला में बाढ़ आई तो डैम सेफ्टी एक्ट लेकर आ गए 2021 में। उसके बाद भी डैम को ढंग से नहीं ठीक किया जाता है, तो हमारी गवर्नेंस की भी, गवर्नमेंट की भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें, जिसके बारे में वो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, The Drugs and Cosmetic Act 1940 along with the Drugs and Cosmetic Rules 1945 regulates the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics in India. It ensures that these products meet safety, efficacy and the quality standards. ठीक है, इवन ये जो दवाई थी, एक डॉक्टर ने ये प्रूव करने के लिए पी थी कि भाई ये सही है ना, कुछ टाइम बाद वो डॉक्टर ही क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे ना। तो सोचो बच्चा तो कहाँ से बचेगा। ठीक है, इसलिए बैन कर दिया गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी तरह की कफ सिरप आप ना दे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Kept in check, the Nobel laureates' work has redefined the immune system। ये वही है जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, वही न्यूज जस्ट रिपीटेड है एडिटोरियल में। नेक्स्ट है कॉलिंग आउट द क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन जुडिशरी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है ना, डेफिनेटली बहुत अच्छा टॉपिक है। आजकल आपने देखा होगा कि हमारी जुडिशरी पे एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत पेंडिंग रहते हैं, है ना। ऐसा क्यों है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कहती है कि लगभग 10 लाख लोगों के ऊपर 50 जज होने चाहिए, लेकिन 15 ही जज हैं। तो हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ जजेस बढ़ानी चाहिए, है ना। किसका काम है जजों की संख्या बढ़ाना? सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, ध्यान रखना। आज के दिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है वो है 1+33 यानी कि 34। कौन चाहता है कि 40 हो जाए? कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। जज नहीं कहेगा भाई मुझे 36 कर दो, 38 कर दो, 45 कर दो, नहीं। ये काम किसका है? तो ये पार्लियामेंट का काम है। तो आजकल आपने देखा होगा एक अलग ही तरह का क्रिटिसिज्म चल रहा है जुडिशरी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कि जज जो होते हैं वो छुट्टियां बहुत लेते हैं, 2-2, 3-3 महीने की छुट्टी ले लेते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए जाते हैं और ये मिनिस्टर्स करते हैं ना, सोशल मीडिया में बातें चलती हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग करते हैं। ठीक है, और वही बातें तुम्हारे पास पहुंच जाती हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है। तो एक है हमारे, समझना बहुत ध्यान से, जिम्मेदारी वाला टॉपिक है ना। सुहृत पार्थसारथी is an advocate practicing in the मद्रास हाई कोर्ट। ये मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है एक आर्टिकल बहुत अच्छा कि इंडियन जुडिशरी के ऊपर आप क्रिटिसिज्म गलत कर रहे हो। अगर नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग देन रीजन बिहाइंड दिस इज क्या है? ओवर बर्डन ऑफ द जुडिशरी। क्यों बहुत ज्यादा ओवर बर्डन? आपने देखा होगा आजकल एक नाम सुना होगा आपने, PIL, है ना। PIL आप पढ़ तो लेना खुद से, मैं थीम समझा देता हूँ ना। PIL, अब हर कोई आदमी PIL डाल दे रहा है। कुछ स्ट्रे डॉग पे आ गया, चलो भाई सुप्रीम कोर्ट। कुछ पॉल्यूशन पे बोल दिया, चलो भाई सुप्रीम कोर्ट। पटाखे मत जलाओ दिवाली पे, चलो भाई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कितने केस देखेगा? तो जो एक्चुअल केसेस हैं वो तो बेचारे पेंडिंग रह जाते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो PIL लाया गया था, वो जो PN भगवती जो जज लेकर आए थे, जिनको बारे में आप जानते हैं, डेफिनेटली जानते होंगे, है ना। इसका मजाक बना के रख दिया, इसका मिसयूज होने लगा है। तो हमारी जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर पाती, उसके पास नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग रहते हैं बहुत सारे। तो इनका कहना है कि वहां क्रिटिसिज्म मत करो। हाँ, वो छुट्टियां लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो वो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। इतनी भी छुट्टियां नहीं लेते, ठीक है, लेकिन लेते हैं, लेकिन काम भी तो कितना करते हैं। पैरेलली इतने सारे केसेस पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन बात तो वही है कि जब तक सॉल्यूशन नहीं आ जाता तब तक क्रिटिसाइज तो करेगी दुनिया, उसका तो काम है। समझ में आ रही है? अब हुआ क्या, इन्होंने कहा कि देखो भाई क्रिटिसाइज करना है ना तो ट्रांसपेरेंसी पे करो। बिल्कुल सही बात है।
कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उस कॉलेजियम सिस्टम को ठीक किया जाए। आप जानते हो ना कॉलेजियम सिस्टम, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, देन एनजेक आता है, देन एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं 2015 में, है ना। फिर दोबारा से कॉलेजियम से जजेस की अपॉइंटमेंट होने लगती है। तो कहता है कॉलेजियम को करो, आप ट्रांसपेरेंसी को करो, आप उसके अंदर नेपोटिज्म को करो क्रिटिसाइज, लेकिन जजेस के काम को मत करो क्रिटिसाइज। बस ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है, समझ गए। तो चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं और बातें समझते हैं। We effectively have somewhere between 20 to 25 years to become विकसित भारत। इतना ही बचा है। He said the judicial system and the legal ecosystem, but the judicial system in particular is now, in my view, the single biggest hurdle to becoming विकसित भारत and growing rapidly। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल आप मिनिस्टर से कहोगे ना तो पता क्या कहेंगे, जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब हर चीज में जुडिशरी को ब्लेम कर दिया जाता है। बात तो सही है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने देखा होगा स्पीडी ट्रायल, बहुत सारे बेंचेस बनी होती हैं, बहुत सारे अपेक्स कोर्ट बने होते हैं, देन फिर भी लोग सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कोर्ट्स की तरफ भागना पसंद करते हैं। तो इनका कहना है कि भाई क्यों ना तुम गवर्नेंस को इतना अच्छा कर दो। अब देखो आजकल जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी का कुछ राइट छिन गया और जो उसका राइट है सरकार उसे नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है वो। क्यों? तुम अपनी सरकार ढंग से चला लो, तुम अपनी गवर्नमेंट ढंग से चला लो, तुम अपनी गवर्नमेंट को ढंग से फॉलो करोगे, चलाओगे, लोगों को उनके अधिकार दे दोगे, तो लोग जाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी। और डेफिनेटली जो रियल केसेस है उनके ऊपर हमारी कोर्ट क्या करेगी, काम करेगी। बस ये वो समझाना चाहते हैं। और ये इसलिए आया है क्योंकि बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है, जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दैट इज वाई इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। Tax authorities file appeals against routine orders as a matter of course, often dragging disputes all the way up to the Supreme Court of India. Ministers fight over the simple contractual matters that they ought to honor. ठीक है, तो जबरदस्ती का सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जो सबसे बड़ा रीजन है। आई होप आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते होंगे, है ना। कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 124 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, 65 ईयर ऑफ द एज होता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा रिमूवल प्रोसेस 124 का 2, प्रूवन मिसबिहेव, प्रूवन इनकैपेसिटी, वो सारी बातें हम जस्टिस वर्मा के इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको आती भी होंगी। ठीक है, द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले भी जिक्र किया था, 2025 में आई थी। कौन पब्लिश करता है? टाटा ट्रस्ट। उसका कहना है कौन लाता है? टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद द वेरियस पार्टनर्स सच एज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, CHRI जिसे कहते हैं, एंड प्रयास TISS, ये सब मिलकर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट लाते हैं। इट इवेलुएट्स 4 पिलर्स ऑफ द जस्टिस डिलीवरी: पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड। पुलिस के बारे में आप जानते हो, जुडिशरी के बारे में आप जानते हो, प्रिजन्स के हालात मैंने आपको जब ये न्यूज आई थी पढ़ाया था कि ओवरबर्डन है, ओवर क्राउडेड है ना। लगभग 75% जो प्रिजन में लोग हैं वो कैसे हैं, तो वो सारे अंडर ट्रायल है, उनको बाहर निकाला जाए, है ना, उनको स्मूथली वर्क करने दिया जाए। लीगल एड क्या होती है? लीगल एड आपके आर्टिकल 39 के ए में लिखी है, आई होप आपको याद भी होगा, है ना। आर्टिकल 39 का ए, जिसमें यह है कि जो फाइनेंशियली वीकर है सोसाइटी के लोग, उनको सरकार लीगल एड प्रोवाइड कराए। नलसा, याद करो, नलसा, ठीक है, डलसा, ठीक है, और एक कौन सा था आपका? सलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसमें आपको जजेस वगैरह लॉयर वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो वही सब लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर दोबारा आता है ये टॉपिक डेफिनेटली हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, केरला टेबल्स मलयालम लैंग्वेज बिल इन हाउस टू कंजर्व लिंग्विस्टिक राइट्स। देखो आज के टाइम पर ये मैंने कहा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर एक माउंटेन है जिसे कहते हैं विंध्याचल, और विंध्याचल के ऊपर वाले को हम नॉर्थ इंडिया कंसिडर करते हैं और इसके नीचे वाले को साउथ इंडिया कह देते हैं, है ना। इसके नीचे द्राविडियन लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है और ऊपर हमारी हिंदी संस्कृति सब बेसिकली चलती है। तो इससे नीचे और इससे ऊपर वाले नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक ही डिस्प्यूट चल रहा है जो मेजर है आज के दिन, वो है लैंग्वेज, भाषा को लेकर लैंग्वेज डिस्प्यूट चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है, कुछ टाइम पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, और इसमें इन्होंने इम्पोज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि तुम्हें 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। कौन सी? 3 लैंग्वेज। ठीक है,
अब जो साउथ इंडियन स्टेट हैं, साउथ इंडियन स्टेट वो डिमांड कर रहे हैं कि हम तो 2 लैंग्वेज पॉलिसी यूज करेंगे। इनका कहना है इंग्लिश पढ़ो, प्लस आप कोई भी अपनी मदर टंग पढ़ सकते हो, प्लस आप कोई भी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो आपके शेड्यूल नंबर 22 में जो शेड्यूल नंबर 8 में जो 22 भाषाएं लिखी हैं, वो कोई भी एक पढ़ सकते हो। ये कह रहे नो, हम क्या करेंगे, एक तो इंग्लिश पढ़ेंगे और एक हमारी क्या पढ़ेंगे, मदर टंग पढ़ेंगे, हम वो नहीं पढ़ेंगे। बिकॉज उनका एलिगेशन ये है, उनका आरोप ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इम्पोज कर रही है उन पे हिंदी। ठीक है, अब जब इनडायरेक्टली हिंदी इम्पोज कर रही है तो वो लोग नहीं चाहते हिंदी बोलना। क्यों? बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल राइट। अब कल्चरल राइट कहां पर प्रोटेक्ट करोगे? तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 29 एंड 30 किसकी बात करते हैं? तो याद रखना माइनॉरिटी। बट दीज पीपल आर नॉट इन माइनॉरिटी स्टेटस रिलीजियसली। बट आप जानते हो माइनॉरिटी तो लिंग्विस्टिक बिहाफ पर भी होती है। तो लिंग्विस्टिकली तमिल बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले, दे आर इन माइनॉरिटी स्टेटस। तो वे अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे सोनम वांगचुक अपने कल्चर को, अपने ट्राइब्स को बचाने के लिए उसे शेड्यूल नंबर 6 ATM में डलवाना चाहता है, ये भी कह रहे हैं कि हमें क्या करो, 2 लैंग्वेज पॉलिसी दे दो, हम हिंदी अडॉप्ट नहीं करना चाहते, है ना। हालांकि ऑल्दो वो सभी हिंदी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, है ना। इवन मेरे कॉलेज में 70% मेरे जो क्लासमेट्स थे सब साउथ इंडियन थे, ऑलमोस्ट हर चीज उनको आती है। बट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर दे आर अपोजिंग दिस स्कीम या दिस पॉलिसी। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश थी ना कंपलसरी, अभी मोदी जी ने उसको थोड़ा घुमा दिया, देन दे आर अपोजिंग। तो इसके पॉलिटिकल एजेंडा हो सकते हैं, इसके पर्सनल बेनिफिट भी हो सकते हैं, इनका कल्चरल बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। बट देखो हिंदी भाषा जो है ना, हम इसे क्यों प्रमोट करते हैं? पहली बात यह है, प्रमोट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आर्टिकल 343 में लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट हिंदी प्रमोट करेगी। आपने देखा होगा जितनी भी स्कीम आती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, है ना, धन धान्य योजना, हिंदी में होती हैं, जो साउथ में भी चलती हैं, नॉर्थ में भी चलती हैं, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, हर जगह चलती हैं। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे, क्योंकि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है बट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और भाषा में एक सूत्र में बांधती है। अगर मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तुम मेरे भाव समझ पा रहे हो, तुम मेरी भाषा समझ पा रहे हो, देन वी आर कनेक्टेड, हम कनेक्ट हैं। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगा तुम समझ ही नहीं पाओगे तो हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा। तो हम एक ऐसी भाषा बनाए जिससे पूरा भारत यूनाइट रहे, एक रहे। दैट इज वाई हम हिंदी प्रमोट करते हैं। बट साउथ इंडियन स्टेट आर क्लेमिंग कि इससे उनका कल्चर खत्म हो रहा है, तमिल लोग जो कल्चर है, तमिल भाषा वो गायब हो जाएगी, जबकि इससे पहले तो नहीं हुई। तो जो भी है पॉलिटिकल एजेंडा, जो भी, हम उनकी बात नहीं करते हैं, वरना फिर आप कहोगे ठीक है सिंपल सा ये डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे अभी तमिलनाडु ने क्या किया, आपने पढ़ा होगा ना, उसने तमिलनाडु स्टेट पॉलिसी लागू कर दी, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें 2 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट वो लेकर आया है। अच्छा, एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है? तो एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ 7th लिस्ट में आता है, 7th शेड्यूल में। स्टेट लिस्ट में कि कॉन्करेंट, ये चाहते हैं इसे स्टेट में लाया जाए। तो पहले ये स्टेट में था, याद रखना। बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एजुकेशन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। और अब ये तमिलनाडु और ये स्टेट चाहते हैं कि दोबारा से उसे स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाए। ठीक है, समझ गए? ये बातें भी ध्यान रखना। तो अभी तमिलनाडु तक बात थी, अब केरला ने भी अपनी लैंग्वेज का बिल रख दिया है। ठीक है, तो वही सिंपल सी बात है, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जस्ट लैंग्वेज वॉर है, कल्चरल वॉर है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। काफी टाइम से न्यूज में चल रही है। जैसे समग्र शिक्षा अभियान, उसमें पैसा बांटा जाता है कि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करोगे, इनका पैसा रोक लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ NEP। जो भी है, स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपका स्ट्रक्चर है इस बार का, 5+3+3+4। ठीक है, सिंपल से ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास अब लास्ट 2 महीने बचे हैं ऑलमोस्ट। अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर दो, अपने नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो, डेली एक रूटीन बना लो कि मुझे क्या करना है। मुझे बस ये करना है कि जो मेरा स्टैटिक वाला पार्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसरो, DRDO, जो भी स्टैटिक का पार्ट है, उसे वीक में हर दिन एक दिन डिसाइड कर लो। सोमवार को हिस्ट्री, मंगलवार को पॉलिटी, बुधवार को ये, उसको कंटिन्यू करना है। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे, चीजें देखोगे, चीजें याद होंगी तो एग्जाम में काम आएंगी।
ठीक है। और करंट अफेयर्स के टेस्ट लगाना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो टॉपिक तुम्हें नहीं आते हैं उनको समझना, अब ये प्रोसेस स्टार्ट कर दो, बिकॉज बचे हुए 2 महीने जस्ट फॉर प्रैक्टिस। जो पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रीड रीड रीड, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।